हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का टॉपिक है हमारा द एटमॉस्फेयर। आज हम देखेंगे अर्थ और अर्थ के एटमॉस्फेयर और बाकी हमारे कुछ और प्लैनेट्स और उनके एटमॉस्फेयर के बारे में। हम देखेंगे कौन कौन से प्लैनेट और उनके मून्स में एटमॉस्फेयर होता है या नहीं होता। हम कंपेयर करेंगे अर्थ और बाकी प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर के। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अर्थ के एटमॉस्फेयर को। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, अर्थ का एटमॉस्फेयर जो एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है। मतलब इसमें बहुत सारे गैसेस जो हैं वो अलग अलग कंपोजिशन प्रोपोर्शन में जो है वो मिक्स होकर एक अलग टाइप की एक गैस बनाते हैं जिसको हम एयर कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में हो गया। तो अब हम देखेंगे कि हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर बिहेव कैसे करता है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो एक लेयर्स ऑफ गैसेस जो हैं जो अर्थ के आगे पीछे एक इन्वेल्प बनाता है और जो अर्थ को पूरी तरह से सराउंड करके रखता है। ठीक है, तो एक मोटी सी लेयर है जो गैसेस से बनी है और अर्थ को पूरी तरह से सराउंड करके रखा है। ठीक है, तो ये जो ऐसी कंपोजिशन जो है वो अर्थ में वो लाइफ पॉसिबल बनाती है सिर्फ हमारे अर्थ प्लेनेट पे। ठीक है, इसके अलावा जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनको रेस्पिराइज और रेस्पिरेशन के लिए, ब्रीथ के लिए हेल्प करती है। और साथ में हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन से आती हैं उनसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जो भी लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो आगे देखेंगे तो इसमें जो रेडिएशन है, जो यूवी रेडिएशन है जो सन से आती हैं, जो 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 एक शॉर्ट वेव रेडिएशन होती हैं, वो हमारे एटमॉस्फेयर से पेनिट्रेट करके लिविंग ऑर्गेनिज्म को डैमेज ना करे। तो ये भी इसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे एटमॉस्फेयर का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अर्थ के एटमॉस्फेयर की ओरिजिन कैसे हुआ। तो यहाँ पे हमारे पास दो थ्योरी हैं। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट थ्योरी, हमारी एक थ्योरी कहती है इसमें अर्थ जो है वो कोलाइड किया एक मार्स के साइज के प्लेनेट जैसे। तो ये कब हुआ? ये हुआ 4.6 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, तो उस समय अर्थ जो है वो एक रेड बॉल यानी कि एक बिल्कुल एक प्लेनेट जो है एक रेड बॉल की तरह था जो पूरी तरह से काफ़ी गर्म था और एक मोल्टन रॉक से मिलके बना था। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे जैसे एटमॉस्फेयर हमारा प्लेनेट जो है वो ठंडा होता गया, उसमें से कुछ बहुत सारी गैसेस जो हैं वो एटमॉस्फेयर स्पेस में जाती गई और उससे क्या हुआ, अल्टीमेटली जाके कुछ गैसेस जो हैं वो अर्थ के आगे पीछे घूमना शुरू हो गए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जैसे। तो उन्होंने धीरे धीरे एटमॉस्फेयर को अर्थ के सरफेस को ठंडा किया और एक लेयर जो है वो गैस की आगे पीछे बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये हाफ ए मिलियन ईयर्स अगो जो अर्थ का सरफेस जो है वो धीरे धीरे ठंडा होने लगा और सॉलिडिफाई होने लगा लेयर बाय लेयर। इससे अर्थ का सरफेस भी ठंडा हुआ और इससे जो है कुछ जो है गैसेस वो अर्थ के जो सराउंड में फैलना शुरू हो गए, उससे लाइफ पॉसिबल हुई है अकॉर्डिंग टू एक थ्योरी के मुकाबले हैं। तो हम एक और थ्योरी देखते हैं अब। तो एक और थ्योरी है, तो ये कहती है, ये थ्योरी जो कहती है अर्थ के एटमॉस्फेयर को वो तीन पार्ट्स में या उसकी लाइफ के हिसाब से डिवाइड करती है। सबसे पहले अगर हम देखें इसमें हाइड्रोजन, जो आगे मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, ये रही। तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट डायग्राम ये रही, तो ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो इसी के हिसाब से ये तीन फेस हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट फेस देखते हैं, जस्ट फॉर्म्ड अर्थ एटमॉस्फेयर। तो जैसे मतलब अर्थ का एटमॉस्फेयर बनना शुरू हुआ तो उसमें बहुत सारे हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैसेस जो हैं जो काफ़ी गर्म होते हैं वो सीधे स्पेस में स्केप कर गए। तो उससे इवेंचुअली जो है वो एटमॉस्फेयर तो कोई नहीं बना, लेकिन उसने क्या किया, अर्थ की सरफेस को धीरे धीरे ठंडा शुरू कर दिया। देन उसके बाद यंग अर्थ। तो यंग अर्थ, तो ये एक सेकंड फेज होगा अर्थ का, जिसमें कुछ गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड स्टीम यानी कि वाटर। तो ऐसी कुछ गैसेस ने अर्थ को सराउंड किया होगा और इससे अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है वो धीरे धीरे ठंडा हो गया। और ये गैसेस जो हैं ये वोल्केनिक इरप्शन यानी कि लावा की मदद से बाहर निकली। तो अभी जो करंट का हमारा एटमॉस्फेयर है जिसमें CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन जो है प्रिवेलेंट है, और इसमें प्लांट्स और एनिमल जो हैं यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देख, तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैसेस जो हैं जो स्पेस में स्केप आउट कर रहे हैं। सेकंड फेज में अगर हम देखें तो ये एक वोल्केनिक इरप्शन दिखाई दे रहा है जिसमें से स्ट्रीम, तो अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसके सरफेस में जा रही है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो स्पेस बन रहा है तो ये एटमॉस्फेयर बन रहा है। तो ये अभी प्रेजेंट हमारा एटमॉस्फेयर है जिसमें कार्बन डाइ ओज़ोन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो स्ट्रीम है यानी कि वाटर, देन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऐसे बहुत सारे प्रिवेंट गैसेस हैं। तो आगे चलते हैं। सो अब हम बात करेंगे हमारे, इससे पहले हम गोल्डीलॉक और या हैबिटेबल ज़ोन के बारे में बात करें। आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ़ जो लाइफ़ पॉसिबल है ये अर्थ पे ही पॉसिबल क्यों हुई, ठीक है? तो इसका जवाब है, जो अर्थ की पोज़ीशन है वो बाकी प्लैनेट के मुकाबले एक ज़ोन है जिसको हम गोल्डीलॉक ज़ोन या हैबिटेबल ज़ोन कहते हैं। आगे मैं दिखाता हूँ हैबिटेबल ज़ोन कैसे दिखाई देता है। तो सबसे पहले इसकी डेफ़िनेशन देखते हैं। तो ये है क्या? इट इज़ एन एरिया सराउंडेड अराउंड ए स्टार वेयर इट इज़ नॉट टू हॉट और नॉट टू कोल्ड। मतलब ये एक स्टार के
आगे पीछे ये एक ऐसी स्पेस होगी जहाँ पे ना ही उस पोजीशन पे ज़्यादा गर्मी होगी, ना ही ठंड होगी, यानी कि और इसमें जो लिक्विड है वो वाटर जो है वो लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सके। तो हमारी अर्थ पे जैसे कि आपको पता ही है ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, तो इसलिए हमारी अर्थ जो है वो एक गोल्डीलॉक्स ज़ोन यानी कि हैबिटेबल ज़ोन में आती है, इसलिए लाइफ जो है हमारी पॉसिबल है सिर्फ गोल्डी अर्थ पे ही, किसी और प्लेनेट पे, ना ही मार्स में, ना ही वेनस में। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम देखते हैं द डिस्टेंस अर्थ ऑर्बिट द सन इज जस्ट अगेटिकल राइट फॉर वाटर टू रिमेन इन लिक्विड, यानी कि जैसे अभी हमने बात की, तो लिक्विड को वाटर को लिक्विड की फॉर्म में रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, दिस डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज कॉल्ड हैबिटेबल जोन या फिर गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करें बाकी जैसे एक्सोप्लैनेट फाउंड इन हैबिटेबल जोन ऑफ देयर स्टार्स आर मोस्ट लाइकली टारगेटेड डिटेक्टिंग लिक्विड वाटर। और हम अक्सर जो भी आउटर डीप स्पेस में जो भी प्लेनेट वगैरह ढूंढते हैं, तो हम सबसे पहले किसी स्टार के आगे पीछे उसका गोल्डीलॉक्स जोन देखते हैं, और वहाँ पे हमारी सारी साइंटिस्टों की यही मेन इम्पोर्टेंट रिसर्च फाइंडिंग होती है कि वहाँ पे कोई लाइफ पॉसिबल है या नहीं, तो इसी को गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे तो समझ लो ये जो हमारा है बीच में ये एक सन समझ लो, और ये जो जोन है आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे टू कोल्ड लिखा है और यहाँ पे टू हॉट। तो ये बीच का एक ऐसा स्पेस है जो सन के आसपास होगा तो ज़्यादा गर्म होगा, और स्टार से अगर थोड़ा सा दूर हो जाए तो ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जस्ट राइट, और यहाँ पे हैबिटेबल जोन, मतलब ये वो पोजीशन है जहाँ पे अगर कोई प्लेनेट है तो वहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो सकती है। तो इसलिए अर्थ जो है वो एक गोल्डीलॉक्स जोन में है, इसलिए लाइफ पॉसिबल है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक अलग प्लेनेट है जो एक अपने स्टार से गोल्डीलॉक्स जोन यानी कि हैबिटेबल जोन पे है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं गैसेस ऑफ एटमॉस्फेयर, तो यानी कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं उनकी बात करें, तो यहाँ पे कुछ परसेंटेज मैंने लिखी है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, एरागोन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर्स है। ठीक है, तो ये हमारी मेन कंपोजिशन है हमारे एयर की। ठीक है, देन उसके अलावा इसके अलावा कुछ और जैसे कुछ और स्मॉल पार्टिकल्स में आ जाते हैं जो सॉलिड और लिक्विड के हो सकते हैं एटमॉस्फेयर में। अब एरोसोल्स हो गए, डस्ट पार्टिकल्स हो गए, स्पोर्स हो गए, पोलन ग्रेन, सॉल्ट हो गए, इवन वॉल्केनिक एशेस और स्मोक्स जो हैं। ये वॉल्केनिक एशेस जो है हमारी वॉल्केनिक इरप्शन से निकलेगी, स्मोक्स जो है मोस्टली इंडस्ट्री और फैक्ट्री से। एरोसोल्स एरोसोल्स जब सॉलिड पार्ट लिक्विड में मिक्स हो जाता है तो एक अलग टाइप का कंपोजिशन बनेगी, हम उसको एरोसोल्स कहते हैं। डस्ट तो पता ही है, जैसे आप लोगों को सॉइल वगैरह होगी। अब आगे यहाँ पे स्पोर्स, बहुत सारे ऐसी फंजाई या कुछ प्लांट्स हैं जो छोटे छोटे स्पोर्स निकालते हैं, वो एयर में हमेशा रहते हैं। देन उसके बाद पोलन ग्रेन्स, आप लोगों को पता ही होगा, पॉलिनेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी, देन वहीं से पता होगा, ये मेल गैमेट्स को कहते हैं प्लांट्स के। चलिए आगे चलते हैं। देन उसके बाद हम बात करते हैं लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ लेयर्स हैं, पहले ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर, इसकी हम और इनका जो जितने भी हमारे पास लेयर्स हैं, ये लेयर्स अलग अलग टेम्परेचर, प्रेशर और इनके फिनोमिना जो हैं वो अलग अलग तरह के करते हैं। तो सबसे पहले ट्रोपोस्फियर की बात करें तो ये सबसे लोएस्ट लेयर होती है, जिसमें 70 to 80% हमारा एटमॉस्फेयर का मासेस होता है, और इसकी डिस्टेंस जो है वो वेरी करती है इक्वेटर टू पोल। आगे चलते हैं। ओके, तो ये एक अच्छा इन्फोग्राफ है, आप इसको पॉज़ करके देख सकते हैं। यहाँ लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर लिखा है, तो यहाँ पे इसकी साथ में यहाँ पे टेम्परेचर मिलेगा, आपको डिस्टेंस मिलेगी और नाम मिलेगा। ठीक है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर। और ये जो है अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जाता रहेगा, इसमें टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो चेंज होते रहेंगे। तो इसके लिए ट्रोपोस्फियर सबसे अच्छा फ्लाइट के लिए माना जाता है। देन उसके बाद हॉट एयर बैलून्स के लिए आपको मीटियोर्स मिल जाएंगे। स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर के बीच में आप लोगों को एक कमेंट्स में एक क्वेश्चन का जवाब देना है। आप लोगों को अगर ये पता हो एरोरा क्या होता है, तो दो टाइप के एरोरा है हमारे पास, एक नॉर्थ पोल में होता है और एक साउथ पोल में। आप लोग प्लीज इसके कमेंट्स में नाम लिखिएगा। देन स्पेस शटल और सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए हमारा एक्सोस्फीयर साथ है। ठीक है, इसको पॉज करके देखिए। चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो अब हम बात करेंगे प्लेनेटरी एटमॉस्फेयर, यानी कि अर्थ के अलावा और कौन कौन से प्लैनेट्स या फिर उनके मून्स में जो एटमॉस्फेयर दिखता है। तो अर्थ जो है वो सिर्फ अकेला ऐसा प्लेनेट नहीं है जिसका एटमॉस्फेयर है। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे मून्स हैं या फिर हमारे सोलर सिस्टम और कुछ और प्लेनेट हैं जिनका एटमॉस्फेयर होता है, लेकिन उसको कंपेयर करेंगे बाकी के साथ। कुछ क्लाउड से बने हो सकते हैं, कुछ विंड से, और इवन कुछ में पावरफुल स्टॉर्म भी आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मरकुरी की। तो मरकुरी का एटमॉस्फेयर जो है वो काफ़ी पतला है, इसलिए वो डिफरेंशिएट हम उसको नहीं कर पाते वैक्यूम ऑफ द स्पेस, मतलब वो स्पेस का जो वैक्यूम है बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है, तो इसलिए डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल है। देन उसके बाद हमारे पास 4 जाइंट प्लैनेट्स हैं, यानी कि जो मोस्टली गैसेस या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं, जिसमें जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और नेपट्यून है। इनका एटमॉस्फेयर काफ़ी थिक है, और जो है वो डीप स्पेस से बना है, क्योंकि ये सारे गैसेस के प्लैनेट हैं, इसलिए इसका एटमॉस्फेयर भी काफ़ी थिक है। चलिए आगे चलते हैं। देन उसके बाद आ गया द स्मॉलर रॉकी प्लैनेट्स, जिसमें हमारी अर्थ, वीनस और मार्स आ जाती हैं। ठीक है, तो इनका एटमॉस्फेयर जो है वो काफ़ी थिनर है एटमॉस्फेयर, और जो है और इसकी एक स्पेशल कैरेक्टर है, ये सारे एटमॉस्फेयर जो है हमारे तीनों प्लैनेट्स के जो गैसेस की लेयर है वो इसको सराउंड करते हैं पूरे प्लैनेट को। देन उसके बाद सैटर्न्स का मून आ गया टाइटन। तो ये एक एक्सेप्शन केसेस है जिसमें एयर प्रेशर जो है वो
टाइटन की सरफेस का हायर है देन द अर्थ, क्योंकि इसका साइज जो है वो थोड़ा सा बड़ा है। देन प्लूटो की बात करें हम, तो इसका एटमॉस्फेयर काफ़ी थिन है और सीजनल एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता है इसमें, जिसमें नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर बना है। काफ़ी ये जैसे कि आपको पता ही है, प्लूटो काफ़ी सन से काफ़ी दूर है, तो इसलिए इसका एटमॉस्फेयर जो है वो थोड़ा सा अलग है। देन उसके बाद ये एक और है, इसमें हम बात करेंगे, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे हम बात करें अर्थ की, और अगर हम कंपेयर करें अर्थ के एटमॉस्फेयर को, तो हमारा एटमॉस्फेयर जो है इसमें जो लेयर्स हैं वो एलो करती हैं लाइट को, जो वो पेनिट्रेट कर सकें और अर्थ को गर्म रख सकें। अर्थ को गर्म रखना बहुत ज़रूरी है, तभी लाइफ पॉसिबल हो सकती है। अगर अर्थ गर्म नहीं रहेगी तो ये इसमें कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती है, ठीक है। और ज़्यादा कूल हो जाएगी तभी प्रॉब्लम है, और ज़्यादा गर्म हो जाएगी तभी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो लाइफ को मेंटेन करने के लिए एक अप्रोप्रिएट टेम्परेचर अर्थ में मेंटेन रखना ज़रूरी है। चलिए आगे चलते हैं। देन अब हम बात करेंगे मार्स के एटमॉस्फेयर की। जैसे कि अभी मैंने बताया, मार्स का एटमॉस्फेयर थोड़ा सा पतला है, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए हम एक हेलीकॉप्टर की बात करेंगे, इंजोनिटी, जो नासा ने लॉन्च किया था। तो इसके बारे में हमें देखना है। तो ये एक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर था, जो टेस्ट फ्लाइट था, जो एटमॉस्फेयर में एक फ्लाइट टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये एक हेलीकॉप्टर जो है वो मार्स में भेजा गया था परसिवरेंस रोवर के साथ, परसिवरेंस रोवर्स के अंडर डाला गया था। और ये एक नासा का मिशन था, जिसने पहली फ्लाइट जो है 19 ऑफ अप्रैल 2021 में दी थी। हालांकि अभी 1 साल ही हुआ है, और इसने 10 फीट यानी कि 3 मीटर तक सरफेस से ऊपर तक फ्लाइट भरी थी, और ये काफ़ी कम टाइम के लिए था। लेकिन ये हमें एक टेस्ट फ्लाइट थी, तो यहाँ से एक माइलस्टोन इसको माना जाता है, क्योंकि ये पहली फ्लाइट है जो हमारे अर्थ के बाहर किसी दुनिया में हुई है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, परसिवरेंस रोवर और मार्स हेलीकॉप्टर का नाम जूनियरटी, ठीक है। सो ये रहा एक जो मार्स से हेलीकॉप्टर है, आप लोग इसको पॉज करके देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सो दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ आवर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू। तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऑफ कोर्स जॉइन तो ज़रूर कीजिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।